और आपका वीनस राहु के साथ है तो ब्रेकअप होंगे ही होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वीनस इज द प्लैनेट जो रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट ब्रेकअप्स कराता ही रहता है। बस मिरर में रोज यही बोलो, आई एम द बेस्ट। जो मेरे साथ नहीं है वो उसका लॉस है, मेरा नहीं। मंगल दोष वाले लोग कभी शादी नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजिकली आपके पार्टनर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं कि उसकी वो किस फील्ड से होगा, उसकी फिजिक कैसी होगी। यानी 70 to 80% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सोलमेट या आपका पार्टनर कैसा होगा। मोबाइल नंबर में लक्की नंबर ले लिया या फिर कार में लक्की नंबर ले लेता है तो फिर उसका क्या रोल है? बहुत बढ़िया रहता है। देखो, नंबर की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ही काम करती है। आधार कार्ड इज द नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका रोल नंबर, कहीं भी आप जाओगे तो एक नंबर आपको, मोबाइल नंबर, कार नंबर, होम नंबर, सब कुछ नंबर है। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं काम करेगी? कभी भी ना इंसान खराब नहीं होता, सिचुएशन खराब होती है। क्योंकि आजकल के टाइम में आप कुंडली निकालोगे ना तो मंगल राहु इकट्ठे ही आ रहे हैं, शुक्र राहु मंगल आ ही रहे हैं। तो रिलेशनशिप और में इश्यूज एंड गुस्सा सबके ही है। जितने भी लोग हैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके खुद ही कुंडली मिलाकर खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं प्रोफाइल्स और खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी लोगों का फायदा उठाने का टूल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्होंने 5000 से ज्यादा क्लाइंट्स की लाइफ, लव और करियर को गाइड करा है। आज हमारे साथ है नीलिमा जोशी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, टैरो रीडर है और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। तो नीलिमा जी, आपको रॉ माइक के मजेदार पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग कुलभूषण। अभी मजेदार तो शायद बनेगा, अभी बिल्कुल, देखते हैं। बनेगा। बट तुम्हारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो काफी मजेदार हैं, इसीलिए मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए और थोड़ा तुम्हारा पॉडकास्ट मजेदार के साथ साथ एक अच्छी सी गाइडेंस भी व्यूअर्स को मिले, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हमारा यही मोटिव है। तो काफी सारे लोग जो है ना कुंडली मिलवाते हैं शादी से पहले, पेरेंट्स सबसे ज्यादा। कुंडली मिलनी चाहिए, लेकिन कुंडली मिलने के बाद बंदा टॉक्सिक निकल जाए या फिर फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, कोई भी टॉक्सिक निकल जाए तो प्रॉब्लम किसकी है? मतलब पेरेंट्स ने तो सब कुछ सही करा, तो हमें पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए कि आपने कुंडली मैच कराई तो सब कुछ परफेक्ट बताकर शादी करा दी, या फिर किसको ब्लेम करना चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए, पहले बेसिक समझते हैं कुलभूषण इसका। जो हम कुंडली मिलान करते हैं उसमें जैसे गुणों का मिलान किया जाता है, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा जाता है। ये चली आ रही है प्रथा। इवन जितने भी लोग हैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके खुद ही कुंडली मिलाकर खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं प्रोफाइल्स और खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुण मैच करना जरूरी है, आई नो दैट, बट गुण के साथ साथ अगर आप कुंडली टू कुंडली मैच करते हैं, दशा टू दशा मैच करते हैं, तो शायद आप उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस, देखो परफेक्ट तो किसी की कुंडली नहीं है। और जैसे कि हम कुंडली के देखने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं देश काल पात्र एक चीज होती है। यानी कुंडली में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। और कुंडली, देखो, कुंडली सिर्फ हमारा D9 या D1 चार्ट नहीं है, इट्स लाइक सारी कैलकुलेशन है, साथ में दशा है। तो अगर किसी की अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखती है। आप किस देश में जन्म ले रहे हो, आप किस फैमिली में जन्म ले रहे हो, आपकी परवरिश कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। और कभी कभी जो दशाएं होती हैं जो जिसके बेस्ड आपकी रूटीन लाइफ होती है। अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हो और आप देख रहे हो कि मैच अच्छा है गुणों के कारण भी और कुंडली टू कुंडली भी, तो कभी कभी कुछ टेम्परेरी इश्यूज, इट्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको चेंजेस दिखेंगे ही, राइट? तो हर चीज, मतलब आज एस्ट्रोलॉजी लो, न्यूमरोलॉजी लो, कोई भी अकल्ट साइंस लो, हम बोलते हैं कि अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हो या कुंडली देख रहे हो, कोई भी प्लैनेट है उससे के साथ साथ अगर आपने काउंसलिंग नहीं किया उनको कि ऐसी दशा है और ऐसी लाइफ चलनी है और ये आपके प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में आप कुंडली निकालोगे ना तो मंगल राहु इकट्ठे ही आ रहे हैं, शुक्र राहु मंगल आ ही रहे हैं। तो रिलेशनशिप और में इश्यूज एंड गुस्सा सबके ही है और वही आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। तो देखो, टॉक्सिसिटी की जहां तक बात है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, टॉक्सिक रिलेशनशिप तभी होगा जब आपका अंडरस्टैंडिंग इशू होगा या आप लोग एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, क्योंकि जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती है,
वो कहते हैं फैमिली टू फैमिली होती है। तो टॉक्सिक रिलेशन मतलब टॉक्सिक सिचुएशन है या टॉक्सिक पर्सन है, वो कुंडली से पक्का पता लगता है। पर लव मैरिजेस में कई बार नहीं देखते, और जैसे तैसे करके गुण मिल गए, सब मिल गया तो चलो कर दो शादी। बाद में पता लगता है वो सपने तो बिखर गए। दिल मिलना चाहिए, शुरू में होता है दिल लेकिन मिलना चाहिए। कुंडली की क्या जरूरत है? बाकी कोई भी शादी हो, कुंडली मिली भी हो, पर आपको प्रैक्टिकली अप्रोच तो रखनी ही पड़ेगी। आपकी किस्मत आपके कर्मों पे भी डिपेंड होती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप में रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, तो आप गुण 30 भी मिला लोगे तो भी टॉक्सिक हो सकता है, और 16 गुण भी होंगे तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। करेक्ट। आपने जैसे बताया ना कि कुंडली जो है ना कंप्यूटर से भी मिल जाती है, तो अभी जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी ना, तो पापा ने काफी बार पंडित जी से पूछवाया, तो वो क्या करते थे, सॉफ्टवेयर से कुंडली मिला के बता देते कि इतनी गुण मिल रहा है कि सही है या फिर नहीं है। फिर मेरे पास आके पापा बताते, मैंने बोला ये तो मैं ही बता दूंगा, फिर मैं ही वो गुण बता देता था। तो वो करेक्ट बात है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें बतानी पड़ती है, सिर्फ गुण से नहीं होता है। बिल्कुल। तो काफी बार ना ऐसा होता है कि कुंडली मिसमैच हो जाती है, मिलती नहीं है। तो वो जो शादी है, वो रिलेशन है, वो आगे चल के सक्सेसफुल बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है? आप बताइए इसका। देखो, सक्सेसफुल बन सकता है। ओके। क्योंकि मैंने 5 गुण भी जिनके मिले हैं या 15 गुण भी मिले हैं, उनको भी सिल्वर जुबली मनाते देखा है। करेक्ट। देखो, मैंने आपको क्या बताया, कुंडली मिलान, इट्स नॉट ओनली कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में दशाएं अगर आपको अच्छी मिल रही हैं, या एक को वीक है और एक की अच्छी है, उसके बाद फिर चेंज होता है, फिर दूसरे की अच्छी आ जाती है और आपकी आती है। और अगर आपका माइंडसेट उस तरीके से होता है, देखो सिर्फ कुंडली से बिहेवियर पता लगता है, आपकी लाइफ पता लगती है, और ये 100% श्योरिटी है कि प्रिडिक्शंस होती हैं। आपकी लाइफ कुंडली के साथ जैसे प्रिडिक्ट की जाएगी होगी वैसे ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस ओनली, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने रेमेडीज से, और उस चीज को जानकर कि अगर मेरा ये टाइम चल रहा है, मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा तो मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से कुंडली में दोष के साथ साथ गुण भी होते हैं। किसी की परफेक्ट कुंडली नहीं होती है, और कोई ऐसी कुंडली नहीं है जो वर्स्ट होती है। कहते हैं ईश्वर कह लो या एक प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, सब में क्वालिटीज और कमियां हैं। अगर आप एक दूसरे की कमियां और क्वालिटीज ही को अगर एनालाइज करते रहोगे, पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, उसके बाद रिस्पेक्ट करना सीखो, उसके बाद सपोर्ट करना सीखो, तब कहीं भी आप देख लोगे कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होगा। प्यार तो मेरे लिए सेकेंडरी चीज हो गई है। अब पहले प्यार करके कि मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं, उसके बाद रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी किसी भी खुशी में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप क्या 30 गुण मिला लो, 35 गुण मिला लो, आपकी कुंडलियां अच्छी भी हैं, राजयोग भी हैं, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इट्स लाइक कि एस्ट्रोलॉजी विद साइकोलॉजी इज द बेस्ट ऑफ सक्सेस। आई एग्री। ये सोलमेट का कंसेप्ट क्या होता है, ये मैंने काफी सुना है, और एस्ट्रोलॉजी से इसके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या? देखो, सोलमेट तो इट्स लाइक वेरी कनेक्टिंग वर्ड हो गया है, कि सोलमेट पहले तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सोलमेट कहाँ है, कहाँ मिलेगा, फिल्मी एकदम, कब आएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से सोलमेट को सिर्फ पार्टनर देखते हैं, मैं सिर्फ सोलमेट पार्टनर नहीं देखती। सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, यानी जो सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम चलो इसको पार्टनर की कैटेगरी में ले लेते हैं कि सोलमेट कब मिलेगा, बिल्कुल देखा जाता है, टैरो से आपके कार्ड्स निकलते हैं, उसकी प्रिडिक्शन निकलती है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली आपके पार्टनर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं कि उसकी वो किस फील्ड से होगा, उसकी फिजिक कैसी होगी, यानी 70 to 80% हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सोलमेट या आपका पार्टनर कैसा होगा, उसकी लाइफ में क्या सेटलमेंट होगी, वो फाइनेंशियली कैसा होगा, वो पास से होगा कि दूर से होगा, इवन कौन सी दिशा से होगा, इतना भी प्रिडिक्ट किया जाता है। उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, डार्क होगा, राइट, उसका बिहेवियर एग्रेसिव होगा या लविंग होगा, ये भी प्रिडिक्ट होता है। तो सब कुछ प्रिडिक्ट होता है। तो सोलमेट क्या, पार्टनर क्या, रिलेशनशिप क्या, इवन सास भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुंडली से। तो काफी अमेजिंग चीज है।
कभी आपने किसी की कुंडली देख के बोला है कि भाई शादी मत करो या बहन शादी मत करो, पीछे हट जाओ? बहुत बार। ऐसा क्या चीज देखते हैं आप कुंडली में देख के? बहुत बार देखा है, एक बार नहीं बहुत बार, और बहुत बार मना भी किया है, बहुत बार उन लोगों को काउंसलिंग करके उनको मूव ऑन करने में हेल्प भी करी है। अच्छा। इवन क्या है कि मैं एक छोटा सा केस सुनाती हूँ कि उसमें क्या है कि जैसे मान लो किसी गर्ल जो है उसकी एंगेजमेंट हुई और वो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, किसी रीजन की वजह से एंगेजमेंट टूट गई, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो गई बट वो कनेक्टेड थी, इमोशनली हो गई बहुत ज्यादा, मतलब उसने उसको इमेजिनेशन में अपना पार्टनर देख लिया, हस्बैंड देख लिया, अब एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, लड़का मूव ऑन हो गया, लड़की नहीं हुई, अब क्या करें? जब उसकी कुंडली देखी गई, उसके और लड़के की भी देखी गई, और जब उसको हमने प्रिडिक्ट किया, उसको हमने गाइड किया, उसको हमने लॉजिकली समझाया कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कितनी बेटरमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि तुम्हें लाइफ में बेटर मिलना था, राइट? उसको अगर वो वहां कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, कई बार कहते हैं उनको ये समझाना होता है, कई बार कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, वो आपकी लाइफ में टेम्परेरी आते हैं, उनसे लर्निंग मिलती है। देखो दो ही चीजें मिलती हैं लाइफ में, या तो लर्निंग मिलेगी या हैप्पीनेस मिलेगी, या सुख मिलेगा, या अगर दुख आएगा तो उससे आप कुछ सीखोगे। तो अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो उसमें बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी वो दिखती है। ये तो हो गया कि एंगेजमेंट ब्रेक हुई तो हमने मूव ऑन में हेल्प करी। इसके अलावा भी जब कोई भी हम मैच करते हैं उसमें अगर हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी क्लाइंट की लाइफ इस इंसान, इस पार्टनर के साथ अच्छी नहीं हो सकती, तो हम अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस देते हैं उसको, और अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं मानते तो प्रैक्टिकल हमारा वो करके जाते ही हैं, कि प्रैक्टिकली वो बाद में हमारे पास आते हैं कि मैम आपने मना किया था पर हम माने नहीं थे, तो अब हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब तो सॉल्यूशन बता दो। शुरू में तो उनको बहुत बुरा लगता होगा कि क्या ही बता दिया। कई बार नेगेटिव अप्रोच देखने को मिली है, पर कई बार वही लोग वापस आके कहते हैं मैं मानी नहीं थी ना, या मैं माना नहीं था, तो आज मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लव मैरिज बढ़िया होती है या फिर अरेंज मैरिज? अगर लव मैरिज भी अच्छी होती है तो जो यंग ऑडियंस देख रही है वो अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बेटर हो सकती है? इसको मैं थोड़ा फनी बनाऊंगी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो क्वेश्चन यंग जनरेशन से यही है कि मैरिज भी बढ़िया होती है कि नहीं? क्योंकि आजकल तो कॉन्सेप्ट ही चेंज होता जा रहा है, शादी कोई करना चाहता ही नहीं है। रीजन चाहे ब्रोकन मैरिजेस देख लो, रिलेशनशिप्स देख लो, और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होगी। मैरिज सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना ही पड़ेगा आजकल के टाइम में। एस्ट्रोलॉजिकली तो बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको अगेन सपोर्टिव सिस्टम फॉर यू, जो आपको पहले से बताती है कि पहले तो कि तुम कौन हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, और तुमको क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे मैरिज सक्सेसफुल हो। तो चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, अगर सही एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है या न्यूमरोलॉजी गाइडेंस है तो आपकी कोई भी मैरिज सक्सेसफुल होगी। ओके। न्यूमरोलॉजिकली भी पता चल सकता है कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी अच्छी है या फिर नहीं? बहुत बहुत इजीली। कैसे? जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हर नंबर को एक प्लैनेट बिलोंग करता है, तो जो कंपैटिबिलिटीज हैं वो हर नंबर की अपने अपने हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 की कंपैटिबिलिटी 2 से है, 3 से है, 5 से है, बट 8 से नहीं है। पर इसमें भी ऐसा नहीं है कि 1 और 8 की नहीं बन रही है, 1 और 8 की, क्योंकि इसमें भी बहुत वास्ट है न्यूमरोलॉजी। आपका पर्सनालिटी और लाइफ पाथ नंबर आपको मिलता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी होती है। इसको हम ड्राइवर एंड कंडक्टर भी बोलते हैं। सेम चीज अगर आपके पार्टनर का ड्राइवर एंड कंडक्टर देखा जाए तो एक भी चीज, यानी अगर ड्राइवर से कंडक्टर वाली की कंपैटिबिलिटी है, यानी आपके पर्सनालिटी नंबर से आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर भी मैच करता है, तो आपकी शादी टिक जाएगी। अगर दोनों ही कंपैटिबल नहीं है, ना उसका ड्राइवर कंडक्टर उसके ड्राइवर कंडक्टर से, फिर इशू आते ही आते हैं। तो ये नंबर जो है ये डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर है फिर क्या? देखिए एक पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी, डेट, मंथ एंड ईयर। करेक्ट। तो डेट इज लाइक योर पर्सनालिटी नंबर, रूट नंबर या ड्राइवर नंबर। ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? 14/11। 14 मतलब 5,
इसको 1 डिजिट पे करते हैं। 5 इज योर पर्सनालिटी नंबर एंड टोटल क्या है डेट ऑफ बर्थ? 2000। इसको प्लस कर लो, 1 + 4 प्लस मंथ क्या है? नवंबर 11। 11। तो 1 + 4 + 1 + 1 + 2, क्योंकि आपका सिर्फ 2000 है, तो इसको अगर हम करते हैं तो आपका बनता है 9। ओके। यू हैव 5 and 9 कॉम्बिनेशन। तो योर रूट नंबर यानी कि योर पर्सनालिटी नंबर इज 5 एंड योर लाइफ पाथ नंबर और कंडक्टर इज 9। अगर मैं तुम्हारी पर्सनालिटी अभी डिफाइन कर दूं कि यू हैव एनर्जीज, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, दिल के बहुत अच्छे हो, हमेशा किसी की हेल्प के लिए रेडी रहते हो, बैलेंस बना के रखना तुम्हारा एक मेन क्वालिटी है कि मुझे हर चीज में बैलेंस बनाना है। कम्युनिकेशन के बिजनेस में हो तुम, कम्युनिकेट करना और चीजों को कंसल्ट करना या उनसे लेना, ऐसी ही तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन भी होगी, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा में 1 है, 4 है, 2 है, 9 है, राइट, 6 मिसिंग है, ठीक है, 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है। तो इन मिसिंग नंबर्स की हम गाइडेंस देते हैं। बट अगर आपका कोई भी पार्टनर, मान लो 5 नंबर, तो देखो आप ब्लेस्ड हो कि यू हैव 5, क्योंकि 5 की कंपैटिबिलिटी सबसे है। अच्छा। तो आपकी यानी कि पार्टनर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 इज द बैलेंस नंबर कि वो किसी के साथ भी अपना रिलेशन बना लेता है, बैलेंस कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और उसको भी बता देता है कि मेरे साथ कैसे एडजस्ट करना है। और अगेन 9 नंबर जिसके पास है, 9 इज ट्रांसफॉर्मेशन, 9 इज कंप्लीशन। 9 के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ा सा एग्रेशन रहता है, वो अपनी बात थोड़ी सी ऊपर रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो लॉजिकली बहुत ठीक होता है। सेकेंड थिंग क्या है कि वो गिविंग होता है, इसलिए भी वो एक्सपेक्ट कर जाता है कभी कभी। तो इसलिए अदरवाइज 9 जिसके पास है या जिसका पार्टनर 9 है वो ब्लेस्ड होते हैं। एक्चुअली आई एम 9 ऑल्सो। मैच हो गया। कभी ऐसा होता है कि पार्टनर जो है ना काफी बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, या प्लैनेट्स के चेंज से बंदा पूरा चेंज होता है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पूरा ख्याल रखता है, वो अचानक से ख्याल रखना बंद कर दे, या फिर अपोजिट चीज हो जाती है प्लैनेट्स के चेंज होने की वजह से? होता है ऐसा बहुत बार। कौन सा प्लैनेट मेजर? नहीं, मैं ऐसे कौन सा प्लैनेट नहीं है किसी के लिए। अच्छा। कहते हैं ना कि मतलब मंगल अच्छा तो किसी के लिए मंगल बुरा, किसी के लिए राहु अच्छा, दूसरे के लिए राहु बुरा। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। कभी भी ना इंसान खराब नहीं होता, सिचुएशन खराब होती है, या उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, हमेशा नेगेटिव नहीं रहता। तो चेंज कब होता है इंसान, या तो उसको कोई ना कोई बड़ा इशू आता है, आपके कोई भी बिजनेस में, जॉब्स में, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, वो भी प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हो क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने सही गाइडेंस नहीं ली है, लाइफ में राहु की 18 साल की दशा के बाद जुपिटर आता है, मंगल की दशा के बाद राहु आता है। जैसे ही चंद्र की दशा, मंगल की दशा निकलेगी, राहु आएगा, वो अपना तो रूल बनाएगा ही ना, वो अपने तो कॉन्सिक्वेंसेस देगा ही ना। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव नहीं करोगे, इल्यूजन में रहोगे, इमेजिनेशन में रहोगे, आपको इन्फेक्शन बॉडी में ज्यादा हो सकते हैं, आप इरिटेट ज्यादा हो सकते हो, डिपेंड ऑन कि राहु बैठा कहाँ है, किसके साथ बैठा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ये बदल गया, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। सेम चीज अभी शनि के बारे में तुमने सुनी होगी कि शनि तो कर्मदाता फल है, सबके पास आएगा। तो जैसे ही शनि की 7.5, शनि की दशा, शनि का ट्रांजिट, कुछ भी आएगा तो आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आपने पहले से गाइडेंस ली हुई है तो लाइफ में उतने उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी जितनी कि नॉर्मल इंसान को, जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस नहीं लेते हैं, उनको दिखती हैं। हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मैं आपको पहले बता दूं कि ये कुलभूषण आने वाले टाइम में ये 4 महीने तुम्हें पेशेंस रखनी है, कहीं को इन्वेस्ट नहीं करना, तुम्हारे मूड स्विंग्स रहेंगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तो तुम गुस्सा करोगे? नहीं करोगे ना, उस पर सोचोगे ओ मैम ने बोला था कि ये पीरियड में मुझे ये मिलेगा, डिसीजन भी चेंज करेंगे उस हिसाब से। अगर आपका 1 ईयर आ रहा है कि पॉलिटिक्स चलेगी ही चलेगी जॉब में, मैंने बता दिया, तो तुम क्या करोगे? रेजिग्नेशन नहीं दोगे ना, उसका हिस्सा नहीं बनोगे ना, उसकी देखोगे कि मैं कहां पर इंप्रूव कर सकता हूं और मैं यही पेशेंस रखूं क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर बेटर आने वाला है। तो सब कुछ, एनीथिंग, तुम्हारा आज का दिन, तुम्हारा मंथ, तुम्हारा
ईयर, सब कुछ अकल्ट में है, चाहे न्यूमरोलॉजी लो चाहे एस्ट्रोलॉजी लो। ओके, अब एक गेम करते हैं, ट्रूथ और ट्रैश नाम है। तो मैं आपको स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना वो ट्रूथ है या फिर ट्रैश है, मतलब आप उसको एग्री नहीं करते हो तो रीजन भी दे सकते हो। ओके। सबसे पहला कि मंगल दोष वाले लोग कभी शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल वो ट्रैश है। अच्छा। ट्रुथ तो ये है कि मंगल वाले क्यों नहीं शादी कर सकते, मंगल वालों की शादी होती है भाई। फिर तो इवन जो ये मांगलिक दोष बनाया गया है, इट्स नॉट लाइक दोष, सिर्फ क्या है कि जिसका मंगल कुछ प्लेसमेंट पे होता है उसको मांगलिक बोलते हैं। इट्स लाइक फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 8th और 12th पोजीशन, जिसका मंगल इन भावों में होता है, इन हाउसेस में होता है, उसके अपने विचार होते हैं। मंगल इज फायर, मंगल इज एनर्जी, तो वो अपने उसके हर काम में एक फायर होती है, उसके हर काम में एक गुस्सा भी हो सकता है, उसके काम में एनर्जी भी हो सकती है। तो इसलिए जो मांगलिक इंसान का मैच नॉर्मल इंसान से नहीं हो पाता, इसीलिए उसके मंगल को उस इंसान पार्टनर के मंगल के साथ जोड़ा जाता है। अगर थोड़ा भी मांगलिक है, मंगल इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मांगलिक, आंशिक मांगलिक, थोड़ा मांगलिक, मांगलिक की दशा, सब सारी चीजें होती हैं, तो वो मैच होता है और इसीलिए मैच किया जाता है ताकि इनके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज ना आए। शादी जरूर होती है, वरना काफी सारे लोग तो कवा मांगलिक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कहते हैं शादी करो शादी करो शादी करो। अगला है कि मिथुन राशि वाले लोग जो है डबल नेचर के होते हैं। ये ट्रुथ है थोड़ा सा, वो ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं। उनमें ना मतलब जो उनके गुण है जेमिनाइज के, उनमें सारी मतलब वो डिप्लोमेसी भी कर लेंगे, वो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाएंगे, वो केयरिंग भी होंगे, वो सेल्फिश भी होंगे, तो वो होते हैं ड्यूल पर्सनालिटी जेमिनाइज। मैं भी जेमिनाई हूँ। हाँ, तो जेमिनाइज को ना मोल्ड करना आता है। अच्छा। एग्जैक्टली आप होते वो कुछ और हो, बट आपको पब्लिकली सारी चीजों को हैंडल करना आता है। तो आपकी ड्यूल पर्सनालिटी है, जो आपको इंटरनल जानते होंगे ना, वो आपकी इस पर्सनालिटी को समझ जाएंगे कि ये अपनी पर्सनालिटी में वैसा नहीं है जैसे ये रियल है। अब उसमें अच्छा भी ले सकते हो, बुरा भी ले सकते हो। जैसे कि मैं रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, और तुम्हें काम बोलने का मिला है, मेरा सारा काम बोलने का, पर्सनालिटी आ गई, बोलता ही रहता हूँ। अगला है कि न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर बदलने से लाइफ एक रात में ही बदल जाती है। लकी नंबर कैसे बदलेगा, पहले तो ये बताओ आप। कोई लकी नंबर नहीं बदलता, आपका डेट ऑफ बर्थ तो वही नंबर रहता है, उसी को लकी नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो आपका 1 नंबर है तो आपका वही लकी नंबर रहेगा, पहले तो बदलता नहीं है। पर्सनल ईयर बदलता है, यानी जैसे इस बार अभी तुम्हारा ही ले रहे हैं, तो तुम्हारा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, 1 यानी 14, 1 + 4, 11 यानी 1 + 1, तो ये हो गया 7 में इस ईयर के प्लस करो 9, तो ये हो गया 16 यानी आज तुम क्यों ले रहे हो एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट, क्योंकि दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अब आप एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत सारे पॉडकास्ट लेने वाले हो इस साल, ठीक है, और डिजिटल में तुम आ गए हो, यानी केतु के उसमें आ गए हो, राहु केतु सारा डिजिटल वर्क कराते हैं। तो तुम्हारा इस साल बढ़िया रहने वाला है अगर ये सब करते रहोगे तो। जैसे कि लक्की नंबर वाला सिस्टम होता है कि मोबाइल नंबर में लक्की नंबर ले लिया या फिर कार में लक्की नंबर ले लेता है, तो फिर उसका क्या रोल? बहुत बढ़िया रहता है। देखो, नंबर की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ही काम करती है। आप जब कहते हैं जब बर्थ हुआ इस धरती पर आपका, तो एक नंबर मिला आपको, डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड इज द नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका रोल नंबर, आपका कहीं भी आप जाओगे तो एक नंबर आपको, मोबाइल नंबर, कार नंबर, होम नंबर, सब कुछ नंबर है। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं काम करेगी? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका मोबाइल नंबर अलाइन है, यानी उसी फैमिली का है, इसमें न्यूमरोलॉजी में फैमिलीज होती हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं, तो आपकी अगर मोबाइल पे काम है आपका ज्यादा, तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अब तो एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड्स में भी आते हैं नंबर्स। इवन जो कहते हैं ना 1111 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इवन कुछ नंबर्स को अगर आप ठीक से अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यूज करोगे, जैसे अपना पासवर्ड लगाओगे कोई उन नंबर्स का, अगर आप अपना ईमेल में वो नंबर डालोगे, आप खुद ही चेंजेस देखोगे। तो जो भी आपका नंबर है वो बहुत मायने रखता है कि आपका मोबाइल नंबर कहाँ पे कंप्लीट होता है, किस नंबर पे, आपका नेम करेक्शन या नेम स्पेलिंग्स किस नंबर पे होते हैं, आपका घर का क्या नंबर है, आपका गाड़ी का क्या नंबर है। अगर आपने गाड़ी का नंबर या आपको ऐसे ही मिल गया जो आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है जिस नंबर के साथ, गाड़ी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी।
एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हर बार रिपेयर कराना पड़ेगा, या कई बार तो गाड़ी खरीद के रख दी, चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ें दिखने को मिली। अगली स्टेटमेंट है कि नज़र से बचने के लिए सिर्फ नींबू मिर्ची काफ़ी होती है। नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए। और छोटी सी टिप? छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं। पहली बात तो डेली क्लींजिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आजकल कोई भी किसी की सक्सेस देख के खुश नहीं है। ऑरा और एनर्जीज पे हम बहुत वर्क करते हैं। कोई भी नज़र किसी को भी लगाता है, नज़र का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी ग्रोथ कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, कई लोग आपसे खुश होंगे, कई लोग नहीं होंगे। ईश्वर तो सबका है। अगर किसी ने कुछ भी गलत लैंग्वेज या गलत सोच भी आपके लिए रखी, तो उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं। तो उससे बचने के लिए आप डेली रूटीन में, हम वैसे क्रिस्टल्स बहुत यूज़ करती हूँ मैं, और कहती हूँ कि कोई ना कोई क्रिस्टल अपने पास ज़रूर रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नज़र से बचना है तो ब्लैक टर्मलिन इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। और अपने वीकली वंस इन अ डे, चाहे थर्सडे लो चाहे सैटरडे लो, अपने बेदिंग वाटर में सी सॉल्ट, टर्मरिक, कोई भी गुलाब जल, इस तरीके की चीज़ों को ऐड ऑन करो। इससे तुम फ्रेश फील करोगे। इससे कोई भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो वो निकलती जाएंगी। सेलेनाइट इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एटमॉस्फेयर। और आपकी किसी भी चीज़ को अपने घर में भी, आपको ऑरा भी क्लींस करना है अपना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी क्रिस्टल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो लौंग अगर मुंह में डाल के जाते हो कोई भी डील करने के लिए, तो जो पहले नेगेटिव एनर्जीज है वो कम हो जाती हैं। अगर कुछ भी डील होनी है, हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है जो आप कर सकते हो। कहते हैं ना, विघ्न पड़ता है, कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी डील्स क्रैक नहीं होती, हम काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाता है। अपने घर से निकलो, 5 स्टेप्स बढ़ो, 5 स्टेप्स पीछे आ जाओ और उसके बाद निकल जाओ। तो वो जो आपकी पहले बाद में इशू आना था, वो हमने पहले ही रिवर्स कर दिया और आप निकल गए। तो ये छोटे से रिचुअल्स हैं। अगर आप इसको ट्रस्ट से करते हो, अगर आप उस अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करके करते हो, तो रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अगली स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोलॉजी से हम अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं इज नॉट लाइक दैट कि कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर कंट्रोल करना तो देखो, डेस्टिनी आपकी जो मिल गई वो मिल गई। कोई एस्ट्रोलॉजर आपका किस्मत नहीं बदल सकता। सिर्फ फायदा और नुकसान इसमें फायदे में ऐड कर सकता है कि मेरे को 20 लाख का फायदा मैं 2 करोड़ कैसे कर लूं, और 2 करोड़ का नुकसान मैं 20 लाख या 2 लाख कैसे कर लूं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये करती है। फ्यूचर कंट्रोल करना, अगर इसको हम इस तरीके से देखें, चलो इस लाइन को भी लेते हैं फ्यूचर कंट्रोल, कि अगर आपने गाइडेंस ली है अच्छे से और आपको पता है कि मेरा ये प्लैनेट जो है ये आ रहा है और मेरे को ये प्रॉब्लम देने वाला है, तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, विद मेडिटेशन कंट्रोल करूं, रेमेडीज कंट्रोल करूं, किसी से बात करके जिससे मैं शेयर कर सकूं, वेंट आउट करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मून में वीनस आ गया, आपका नेचुरल इमोशंस जो है आपके बाहर निकलने लगेंगे। आपको छोटी सी बात भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये कौन बताएगा? एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अब मुझे पता है मेरा मून में वीनस चल रहा है और मुझे छोटी सी भी किसी की बात लगेगी, मुझे इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, तो आप पहले से प्रिकॉशन लोगे तो आपने कंट्रोल कर ही लिया ना। जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो कंट्रोल कर लिया। आप इसको नाम दे दो कि आप फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो, बट फ्यूचर, भविष्य, मतलब कहते हैं फ्यूचर प्रेजेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने बिहेवियर से, आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। फ्यूचर को बेटर करने के तरीके हैं। तो काफी लोगों के दिल टूटता है, तो दिल टूटे आशिकों के लिए कुछ बातें करता है। काफी लोगों के दिल काफी ज्यादा टूटता है, मतलब बार बार ब्रेकअप ही हो रहा है, और बहुत सारे दिल भी तो है आजकल। हाँ, ये भी है। तो इसके पीछे कोई प्लेनेट का भी रीजन होता है क्या, कि इस बंदे के ये वाला प्लेनेट इस हाउस में है, या कुछ इस तरह प्लेनेट की, अगर उस प्लेनेट को ठीक कर ले तो उसकी रिलेशनशिप चलने लगे? सारे प्लैनेट्स रिलेशनशिप बनाते हैं, सारे प्लैनेट्स रिलेशनशिप तोड़ते हैं। पर इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखें तो वीनस इज द प्लैनेट जो कि रिलेशनशिप देता है। रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर वीनस आपका अच्छी पोजीशन पे है तो आपको लव, अफेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, और अगर आप वो उसके साथ कोई भी खराब प्लैनेट है या वो कहीं डेबिलेटेड हो गया है तो, और उसी की समझ लो पीरियड चल रहा है, या कोई ऐसे प्लैनेट का पीरियड चल रहा है जैसे कि राहु, और आपका वीनस राहु के साथ है, तो ब्रेकअप होंगे ही होंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता।
और इसलिए उस टाइम पीरियड में अगर टेम्परेरी है तो रिलेशनशिप में ज्यादा नहीं जाना चाहिए जब तक आपका बेटर नहीं आ जाता। और अगर आपकी डेस्टिनी में ही लिखवा के लाए हो तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो वीनस इज द प्लैनेट जो रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट ब्रेकअप्स कराता ही रहता है। ओके, अगर किसी की रिलेशनशिप बिल्कुल बढ़िया चल रही है और उसके बाद ना अचानक से ट्रस्ट इश्यूज, चीटिंग, ये सब चीज आने लगे, तो वो बंदा ये बोल सकता है कि मेरे प्लेनेट में गड़बड़ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि प्लेनेट की वजह से कुछ हो और फिर बाद में ब्लेम प्लैनेट्स को। कुलभूषण, सब कुछ प्लैनेट्स की वजह से होता है। अच्छा, इट्स नॉट अ ब्लेम, ओके, इट्स नॉट अ ब्लेम लिटरली। इट्स लाइक दैट कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी लिखा है, अगर आपके 3-4 रिलेशनशिप लिखे हैं तो कहीं ना कहीं वो जरूर होते हैं। चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, डजेंट मैटर, सब कुछ प्लैनेट्स हैं। इसमें ये कोई ब्लेम नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ कि आपके किसी बॉय का ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें हम देखते हैं कि वाइफ आई है हमारे पास, अपने हस्बैंड का दिखा रही है और हमें लगता है यार इनका ना कहीं फीमेल से कनेक्शन होगा। पर होता क्या है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज होता है और ऑफिशियली उनके सारे कलीग और सारे जूनियर्स फीमेल होते हैं। अच्छा, तो वो फीमेल्स जो हैं वो उनके साथ ही डील करते हैं, तो वो फीमेल एनर्जीज हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर किसी के रिलेशनशिप दिख रहा है, चाहे आपका चीटिंग दिख रहा है, चाहे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है, वो भी सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में होता ही है कि वो होगा ही होगा। कई बार क्या होता है कि आप चलते चलते किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, जबकि आपका एक पार्टनर होता है, वो पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आप कहीं कनेक्ट हो गए। आजकल पब्लिकली आप कितने लोगों से मिलते हो, तो कनेक्शंस बहुत इजीली हो जाते हैं। अब वो कितने देर तक जाएंगे, कितने उसमें चीजें होंगी डेप्थ में, वो आप लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स को बी प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर आप कहीं 100% नहीं दे रहे हो तो आजकल सबके पास ऑप्शंस भी हैं और सबकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी ऐसी हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। और ये वार्निंग है सबके लिए कि अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कभी मत भूलो, सपोर्ट कभी मत भूलो, बाद में मत कहना किसी ने चीटिंग करी। राइट। आपने कभी एडवाइस करा है कि भाई तुम ब्रेकअप कर लो टैरो की वजह से या एस्ट्रोलॉजिकली? टैरो से भी पता ऐसा बोल सकते हैं? देखो, टैरो इज द एनर्जी ओनली कि आपको कार्ड्स दिखाते हैं उस टाइम की सिचुएशन के लिए। आपको बिल्कुल पता लगता है कि ये अब कार्ड्स एक बार शफल करने के बाद अच्छे नहीं आ रहे, पूछा जाता है ये इंसान हमारे लिए कैसा रहेगा, तो बिल्कुल बोलेंगे भाई देखो अभी तो ठीक नहीं लग रहा, करंट एनर्जीज तो अच्छी नहीं आ रही हैं, तुम कह रहे हो मेरे पास नहीं आ रही हैं। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में है, सेम चीज न्यूमरोलॉजी में है। न्यूमरोलॉजी में भी लोशु ग्रिड से भी देखा जाता है, सब चीजों से देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में तो क्लियर पिक्चर है कि अगर मान लो वो ये कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर तो इतना अच्छा है, हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम बिल्कुल बोलते हैं कि देख लो एक बार, ऐसे आजमा लो। इवन उसको मैसेज क्या करना है वो भी हम बताते हैं कई बार तो। कि ये वाला मैसेज करो, किस तरीके से बात करो ताकि उसकी सारी चीजें आ जाए। कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। अगर मान लो आपका पार्टनर कोई भी हो, फीमेल मेल, कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, आजकल तो सिचुएशनशिप चल रही है रिलेशनशिप की जगह, तो उसमें क्या है कि और भी कई सारी चल रही हैं। वैसे तो मैंने देखी उस दिन रील, मुझे नाम नहीं पता, कि वो टेम्परेरी भी चल रहे हैं, सीजनल भी चल रहे हैं, वो अलग बात है। पर अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपका पार्टनर है और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो अगर आप कह रहे हो क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आप उस होप में रह रहे हो कि मुझे कमिटमेंट मिलेगी और अपनी सारी एनर्जी, सारा इमोशन, सब कुछ उसमें लगा रहे हो, जबकि मुझे दिख रहा है वो नहीं देगा कमिटमेंट या नहीं देगी कमिटमेंट, तो मैं उसको यही गाइड करूंगी कि इस तरीके से बी क्लियर फॉर दैट, जस्ट गेट क्लैरिफिकेशन। उसको कैसे लेनी है वो फिर पता लग जाता है। फिर जब वो हम पर ट्रस्ट करते हैं और हमें फॉलो करते हैं तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप मैम ठीक कह रहे थे, उसने मुझे ये आंसर दे दिया। तो जितना क्लियर हो जाए हर चीज, वही कोशिश की जाती है। आपने कितने ब्रेकअप करवाए आज तक? देखो, मैंने तो डिवोर्स तक भी बचाए हैं। अच्छा, मेरा पहला यही रहता है, खासकर मैरिजेस के लिए। ब्रेकअप तो आजकल मुझे लगता है कि मैं तो बोलती हूँ ये ब्लॉक अनब्लॉक प्लीज मत खेलो। क्यों? ये सबसे बेकार चीज है। आप अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो। 6 साल का रिलेशनशिप है, 60 बार ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया है, कोई फायदा है उस चीज का? तो ब्रेकअप के लिए देखो, ब्रेकअप कराए नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि अगर मैंने सेव किया है तो हाँ, मैंने कईयों को किया है,
और मैंने ये भी देखा है कि जरूरी नहीं है कि वो इंसान अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा तो बाद में नहीं देगा। अगर वो अच्छा इंसान दिख रहा है तो हमने इन्वेस्ट करने को भी बोला है। पर मैरिजेज में कई मैरिजेज ऐसी हैं जिसमें डिवोर्स तक लिखे हुए हैं, पर उनकी काउंसलिंग से और उनको रेमेडीज देके हमने डिवोर्स बचाए हुए हैं। बिकॉज ऑफ बेबीज कह लो, बिकॉज ऑफ फैमिली कह लो, कि थोड़ा टेम्परेरी इशू है, थोड़ा पेशेंस से रखो, उसके बाद बेटर हो सकता है। क्योंकि मैरिज इज नॉट लाइक कि जैसे पास्ट लाइफ में थी, मैरिज इज नाउ कंपेनियनशिप। दो पार्टनर है जिनको अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी ग्रोथ करनी है, अपने अपने गोल्स हैं। तो अगर आप उसको, शादी को एक कंपेनियनशिप की तरह समझोगे कि दो व्हील हैं और इस व्हील पे रथ चलना है और वो व्हील दोनों बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कभी मैरिज में प्रॉब्लम आती है। राइट। कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई टिप देना चाहोगे जिनका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक वाले लोग हैं या फिर मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कोई टिप्स, कोई या फिर एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली कोई ऐसी टिप्स? या फिर देखो, सबसे पहले तो ना आजकल के टाइम में आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए अपनी हेल्थ पे, चाहे वो मेंटल है फिजिकल है, उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे कहते थे ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। तो फर्स्ट आप खुश हो, आपका दिमाग सही है, आप मेंटल स्ट्रेस में नहीं हो, तो ही आप किसी चीज को आगे बढ़ पाओगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज। आप अपनी एनर्जीज को उस तरीके से लेकर जाओ। उसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं। हमारा ओम चैंटिंग सबसे बढ़िया रहता है। गायत्री मंत्र से एंजाइटी इश्यूज खत्म होते हैं। शिव जी जो हमारे कहते हैं कि बहुत हमारे ईष्ट रहते हैं, जो हमारे मन को समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आप शिव जी से जुड़ते हो, ओम नमो शिवाय का चैंटिंग करते हो, तो सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा सबसे बढ़िया है प्रैक्टिकली, जिस चीज का मन करता है, जो तुम्हारी हॉबी है, अपने आप को बिजी रखने के लिए उस चीज को करो। फॉर एग्जाम्पल, लोग शॉपिंग करते हैं, लोग ड्राइविंग करते हैं, लोग फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, ताकि वो जो सिचुएशन चल रही है उसको किसी भी तरीके से निकाल लें। इसके अलावा आपको नेचर में रहना चाहिए। जब भी आपका ब्रेकअप है, जब भी आपको इशू हो रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट हो। नेचर आपको खुद ही हील कर देगी। आप खुद अपने आप से अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। कोई भी आपका अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ शेयर कर सकते हो। अपने अंदर मत रखो, वेंट आउट कर दो, ताकि वो चीज निकल जाए। और कोई भी दिमाग में, किसी के लिए भी पास्ट लाइफ में भी कोई भी बैड चीज हुई है, आपके साथ भी कुछ बैड हुआ है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, देन मूव ऑन। क्योंकि आप अगर होल्ड करके रखोगे कोई भी चीज अपने दिमाग में, अपने दिल में, तो आप खुद टॉक्सिक हो जाओगे। तो उसको निकाल फेंको, उसमें कुछ नहीं रखा। आपका जो क्लीन है, आपको जो फ्रेश हो जाओगे, वो आपको ही अच्छा लगेगा। उसने वो किया, ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सारी चीजें निकाल लो, क्योंकि आपकी एक बेटर लाइफ आपका वेट कर रही है। लाइफ एक ही है और बहुत सुंदर है। इस चीज को जानो और आई एम द बेस्ट। बस मिरर में रोज यही बोलो, आई एम द बेस्ट। जो मेरे साथ नहीं है वो उसका लॉस है, मेरा नहीं। जैसा आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं, बेटर बोल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो ऐसा टैरो से भी कुछ हो सकता है क्या? टैरो से रिलेटेड देखो, टैरो आपकी डेली टू डेली गाइडेंस है। जैसे हम शफल करते हैं, एनर्जीज उसमें हमारी कनेक्ट होती हैं, तो टैरो लोगों को ज्यादा डेली यूजेस में बहुत कनेक्ट होता है और बिल्कुल दे सकते हैं गाइडेंस। देखो, किसी भी अकल्ट से है और अगर वो बेटर तरीके से की जा रही है तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे टैरो में एकदम से आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपकी एनर्जीज पता लग जाती हैं, तो उस टाइम पे वो कनेक्ट करते हैं, क्लाइंट कनेक्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। एक बार एनर्जी आज ये आ रही है, आप 1 मंथ बाद रेमेडीज करने के बाद देखोगे एनर्जी अच्छी आती है, तो उससे भी गाइडेंस मिलती है। आप 2 महीने 6 महीने बाद देखोगे आपकी लाइफ में फिर कोई नया आया है, बिल्कुल टैरो बताते हैं ये कैसा है आपके लिए। और डेट ऑफ बर्थ और टैरो से कनेक्टेड ही होते हैं। जब भी हम किसी का, अगर आज मैंने तुम्हारा टैरो करना है तो कुलभूषण का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि कुलभूषण नाम के तो बहुत लोग हैं, पर कुलभूषण नाम से इस वाली डेट ऑफ बर्थ पे, इस लोकेशन पे एक ही होगा ना। तो उससे हमारी हम एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, तो कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं। तो अगर पहली बार शफल करा, मजा नहीं आया, कि इसमें जो हमें चाहिए था, एक्सपेक्टेड वो नहीं है, तो उसको दोबारा शफल करते, ऐसा कर सकते हैं? देखो, बिल्कुल करते हैं। क्या होता है, कई बार जैसे मैं अब तुमसे इतना देर से बात कर रही हूँ, अब वही एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से मान लो पहले कोई आता है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है, तो वो कनेक्ट हो गया,
अब क्या होता है, वो एनर्जी कनेक्ट हो गई, हमने शफल किया कई बार, क्योंकि सिर्फ ये टूल्स ही नहीं है हमारे पास कि हॉरोस्कोप है, न्यूमरोस्कोप है या टैरो है, हमारी एनर्जीज हमको ये फील कराती हैं कि अभी ये दोबारा जरूरत है। इसलिए नहीं कि अच्छे निकालने हैं, नो 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 नो, इसलिए कि हमने वो कनेक्ट नहीं हो रहा, वो क्योंकि तुम्हारी एनर्जीज और मेरी एनर्जीज अभी तुम्हारा सुन रही थी, उसके कारण ये कार्ड्स निकलते हैं। तो एक बार और शफल करके निकालते हैं, एक बार और शफल करते हैं, मतलब 2-3 बार कर सकते हैं और अलग अलग कार्ड्स निकालते हैं। तो जब एक ही कार्ड्स बार बार निकलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दिस इज प्रिडिक्शन। अंदर से मतलब फील आ जाती है कि दोबारा शफल करना पड़ेगा। बिल्कुल आ जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके पुराने पॉडकास्ट से है या फिर इस कैटेगरी से रिलेटेड है, जो हमने उठाया, जो ये थोड़ा ना निगेटिव हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, मैनेज करना, बुरा मत मानना, ठीक है? आप हैंडल करना, रिप्लाई देना। एक है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक्सक्यूज है फेलियर का। बहुत लोगों के लिए है भी, पूरी तरह नहीं कहूंगी, वैसे फेलियर का कोई एक्सक्यूज है नहीं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि फेलियर और सक्सेस, कई बार आपने देखा होगा कोई इतना हार्डवर्क कर रहा है पर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, करेक्ट, और कोई अपनी किस्मत से ही सब कुछ पा रहा है, करेक्ट, ड्यू टू एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हैं और आपका टाइम पीरियड अच्छा है, भाई जुपिटर का पीरियड मिल गया, अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड है या भाग्य का स्वामी है तो भाग्य से वहां ले जाएगा। राहु का पीरियड चल गया तो स्ट्रगल करके ही निकलोगे, चाहे अगर वो एजुकेशन में बैठा है तो कोई ना कोई फेलियर आएगा ही। और अगर कोई इंसान ऐसे बोल देता है भाई मेरे तो ग्रह ही खराब है, तो वो गलत नहीं बोल रहा प्रॉपरली, पर हर फेलियर को आप एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कर्म भी प्रधान होते हैं। अगर मैंने किसी को ये बोला कि अगर तू बिस्तर से उठेगा ही नहीं क्योंकि शनि का पीरियड चल रहा है, लेजीनेस नहीं छोड़ोगे तो यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते, और वो नहीं मान रहा, जबकि उसके 50% चांसेस 60% हैं, तो वो उसके कर्म गलत है, फिर आप एस्ट्रोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। कि काम कुछ मत करो, कह दो कि मेरे उसमें ही है। देखो आएगा नहीं, अगर थाली भी परोस के दे देंगे खाने के लिए तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। एक कमेंट है कि जब तक साइंस का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक ये सब अंधविश्वास बना रहेगा। कुछ लोग बहुत बार सुना है ये मैंने, बिल्कुल अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस जो लोग इस चीज को मानने लग गए हैं उसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजर्स का ही हाथ है। क्योंकि आजकल के टाइम में भी आप सोशल मीडिया के कारण और चीजों के कारण एस्ट्रोलॉजी को के मिथ्स को रियलिटी में दिखाया जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। तो इसलिए ये क्लाइंट्स की गलती नहीं है कि वो इसको ये चीज मान रहे हैं कि फेक है या कुछ है। जो देखो साइंस, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और आज से बनी नहीं है। वेद शास्त्र शुरू से है, पहले भी दिशाओं को देखकर ही युद्ध किए जाते थे, है ना। वो कहीं ना कहीं हमारे पुरोहित होते थे, वो सब बताते थे, तो तथ्य तो हैं उसमें, ऐसा नहीं है। बट सिंपली मेरा मैसेज यही है सबके लिए, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कि प्लीज उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गाइडेंस की तरह, एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह है। इसको इस तरीके से ना बनाओ कि यंग जनरेशन या दूसरी जनरेशन इस पे बिलीव ही ना करे और ये समझे कि नहीं नहीं ये तो सब बेकार है, ये तो फेक है। ऐसा नहीं है। मतलब इसमें इतना मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी ने अपने प्लैनेट्स को समझकर एक्ट और रिएक्ट किया है तो वो लाइफ में बेटर तो करेगा ही, उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। जैसे कि इस कमेंट में मुझे समझ में आया कि इसको साइंस नहीं मानते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी लोगों का फायदा उठाने का टूल है? नहीं, मैं नहीं मानती। मैनिफेस्टेशन इज द बेटर टेक्निक टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैनिफेस्टेशन मैं इसलिए उस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मैनिफेस्ट मैंने भी बहुत कुछ किया लाइफ में और मुझे मिला है। और इसके अलावा जिस भी इंसान को मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए बताया है, कई लोग कहते हैं हम तो मांगते रहते हैं, हमें तो नहीं मिलता। क्या मैनिफेस्टेशन होता है? जब आपको तरीका ही नहीं पता किसी चीज का, अगर कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा, आपने स्टडी ही नहीं करी, तो आप कंप्यूटर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। मैनिफेस्टेशन या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो देखो साइंस है, उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, आपके भाव, आपकी राशियां, सब कुछ रियलिटी है और वो प्रिडिक्टेड है। मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है, क्योंकि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है।
कॉन्शियस माइंड से आप सारे काम करते हो, बट सब कॉन्शियस इमेजिनेशन होता है, आपकी विशेस होती हैं। आप अगर सब कॉन्शियस को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके विद ट्रस्ट कोई भी चीज विश करते हो इन प्रेजेंट टेंस और डेली बोलते हो, यानी कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाती है आपसे। वो ये रियल ट्रूथ है कि जब मैं रोज, कहते हैं ना 21 डेज में तो आदत चेंज हो जाती है। अगर रात को ब्रश करने की आदत नहीं है, 21 डेज रेगुलर करो बिस्तर छोड़ के, आगे 22nd डे पे आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को। तो सेम चीज है, अगर आप डेली अच्छा बोलते हो अपने लिए, सबसे पहले सेल्फ लव की जरूरत है। अपने लिए जो लोग बोलेंगे खराब, हमेशा उनके साथ खराब ही होता रहेगा, नेगेटिव ही होता रहेगा, क्योंकि आप नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छी चीज अपने लिए बोलोगे, उस विश को रखोगे, राइट डाउन करोगे, रोज उसको बोलोगे, सोचोगे और करोगे, तो डेफिनेटली मिलती है। तो क्या रिलेशनशिप के लिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम कोई डेट, स्पेशल डेट चूज करें तो फायदा देता है या फिर नहीं? जैसे कि किसी को प्रपोज करना है तो एस्ट्रोलॉजिकली एक डे चूज कर लो, या फिर कोई और चीज ऐसा करना हो तो फायदा देता है रिलेशन? देखो, बिल्कुल करता है। अगर दशाएं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं ऐसे बता देती हूँ, तुम रिलेट कर लेना। लड़का लड़की है, दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, मेरे से लड़की पूछती है कि फादर को मैं कब बताऊं, तो वो टाइम पीरियड हम बताते हैं कि ये 15 दिन मिले हैं, इसमें बता दे, इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे खराब, और थोड़ा वो सोचेंगे। ऐसे केस चलते हैं हमारे पास। इसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए अगर मान लो कोई प्रपोज करना चाहता है, हम उसको कहते हैं अभी रुक जा 3 to 4 months, अभी उसकी एनर्जी और तुम्हारा, चाहे वो टैरो के थ्रू है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू है, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है, सब कुछ होता है, देखना आना चाहिए। अच्छा, डेट वाइज भी। अगर आपसे कोई पूछना चाहे तो आप इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म पर उनको गाइड कर सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो देख लेना भाई। प्रपोज करने से पहले, घर पे बताने से पहले एक बार कंसल्ट कर लेना, कभी फिर मारपिटाई हो जाए। कोई ऐसा मंत्र या फिर जेम्स या फिर स्टोन होता है जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना दे, कोई रेकमेंड करना चाहो आप? देखो, मंत्र तो मैंने बताया, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। उसके लिए बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं, शुरू से लिस्ट बना देती हूँ छोटी सी। पहले तो वीनस को अगर एक्टिव करना है, वीनस ही लक्ष्मी है, वीनस का ही पैसा सबको चाहिए, वीनस से ही रिलेशनशिप है, मैरिजेस हैं, इवन कंसीविंग भी उसी से ही है। तो आपको हमेशा रोज नहाना है, पहले तो साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, कोई फटे पुराने, कोई भी ब्रेक कपड़े नहीं पहनने हैं, परफ्यूम और अतर का यूज करना है, अगर अल्कोहल फ्री हो तो बहुत अच्छा है। आप फ्राइडे को कर्ड से या मिल्क से नहा सकते हो, रोज वाटर अपने बेदिंग वाटर में डाल के नहा सकते हो, उससे शुक्र इनहेंस होता है। इसके अलावा शुक्र बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, इसका अगर एवरी फ्राइडे भी जाप करते हैं या डेली करते हैं, शुक्र एक्टिव होता है। दिस इज वीनस माउंट। अगर आप इस पे कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी परफ्यूम लगा के इसको रब करते हैं और शुक्र बीज मंत्र करते हैं तो डेली रूटीन में वीनस अच्छा होता है। ओपल इज द बेस्ट स्टोन ऑफ वीनस। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, तो ओपल आप पहन सकते हो, पर फिर भी मैं यही बोलूंगी, पहले एस्ट्रोलॉजर से एक बार पूछ लो कि इस पीरियड में ओपल कितना डोज, कितने रत्ती, कितना कैरेट पहनना है। रोज क्वार्ट्स, रेड जेस्पर, रोडोक्रोनाइट और क्लियर क्वार्ट्स, ये वो क्रिस्टल्स हैं जो आपके वीनस को बढ़ाते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं। इसके अलावा हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा सोचो, अच्छा काम करो और मैनिफेस्ट करो, ये आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। जैसा आपने काफी सारी रेमेडीज बताई है, अगर ये रेमेडीज ऐसे बंदे को बता दो जो बिल्कुल बिलीव उसके है ही नहीं, वो नहीं मानता, बिलीव नहीं करता इन चीजों में, तो अगर वो पूरी शिद्दत से कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन उसका बिलीव नहीं है, वो के बता दिया चलो कर लेता हूं, तो वो उस पर भी काम करेगा या फिर नहीं करेगा? पूरी तरह नहीं। अच्छा। मैं नहीं मानूंगी कि पूरी तरह। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करती। फिर भी अगर आपको उस टेम्परेरी में, ये जैसे कई क्लाइंट आते हैं, देखो हम बिलीव तो नहीं करते पर आप पे हमको ट्रस्ट है तो हम करेंगे, तो चेंजेस बिल्कुल देखने को मिलते हैं और वो सबसे अच्छे क्लाइंट बनते हैं हमारे। अच्छा, क्योंकि रिजल्ट से ही है ना। अगर किसी डॉक्टर की दवाई लगती है, उसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अगर आपने किसी को रिजल्ट दे दिया, इवन वो खुद ही नहीं क्लाइंट बनते और वर्ड ऑफ माउथ उन्हीं से होता है, राइट। तो काफी सारी बातें हो चुकी है आपसे और पता नहीं चला इतना टाइम हो गया है। आप बताइए, आपको रॉ माइक पर आके कैसा लगा?
बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ये वन लाइनर जो मुझे मिल रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है और एक सटीक टू द पॉइंट भी है, और शायद लोगों को मजा भी आएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने मतलब टेक्निकल बातें नहीं की हैं जो आज कहते हैं ना रूटीन में जो चीजें हो रही हैं, और लोगों को शायद इसकी जरूरत है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पे, और आगे भी देखेंगे इस पे, करते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एडवांस में ही इनवाइट कर रहा हूँ आपको। और हमने सारे क्वेश्चंस वही रखे हैं जो कि आजकल की प्रॉब्लम्स है, जो रिलेटेबल है और सभी को टारगेट करती है। तो हमने आज ना रिलेशनशिप, लव वगैरह के बारे में काफी ज्यादा बात करी है। इसके अलावा मैम जो ना हर एक चीज की एक्सपर्ट है, तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इसको एंड तक देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। उन्होंने 5000 से ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ और पूछना था मुझे। हाँ, डन। डन, बढ़िया रहा। तो कुंडली से ये पता चल सकता है